हेलो डियर रिस्पेक्ट फ्रेंड, आज हम आप लोग के सामने एलसीएमएसएफ का 5वां वीडियो समाप्त का लास्ट वीडियो हो। ये लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हम आज आपको बताने वाले हैं इसी पॉइंट से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो। आइए हम बोर्ड पे कुछ पॉइंट लिखे हैं। ये बड़ी नेसेसरी सा पॉइंट है और जरूरी भी है। अगर इसको आप समझ लेते हैं, जान लेते हैं तो बड़ी बड़ी परेशानी से आप निकल सकते हैं। जैसे देखिए हमने बोर्ड पे लिखा क्या कि यदि प्रश्न में हमें संख्या मानना पड़े तो हम संख्या एचसीएफ के साथ ही मानते हैं, क्योंकि एचसीएफ सभी संख्या तथा एलसीएम का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जब भी हमको एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न में संख्या मानना पड़े तो कोशिश करना चाहिए अगर प्रश्न में एचसीएफ दिया हुआ है तो एचसीएफ के साथ ही संख्या को माने। ऐसा इसलिए होता है कि अगर एचसीएफ में जो भी संख्या है, कॉमन जो संख्या होता है वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, जो कि सभी संख्या और एलसीएम का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। अगर उसको लेके मानते हैं तो हमको कैलकुलेशन करना, कटकुट करना बड़ी आसान सा हो जाता है। अगर इस चीज को यूज करने के लिए एलसीएम एचसीएफ में कहें तो ही हम संख्या एचसीएफ के साथ मानते हैं। अगर दोनों संख्या का है तो और अच्छा है। हम नीचे में फिर आपको पॉइंट लिखे क्या कि यदि प्रश्न में एचसीएफ दिया हो तथा दोनों संख्या मानना पड़े तो हम दोनों संख्या एचसीएफ के साथ मानते हैं। जैसे में था यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 हो तथा एलसीएम 144 हो तो दोनों संख्या ज्ञात करें। अगर ये एक संख्या दिया होता, दूसरा संख्या मानना पड़ता तो एक सिंगल संख्या मानना पड़ता तो बिना एचसीएफ के साथ मानते तो भी चल जाता, काम चल जाता, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। अगर दोनों का दोनों संख्या मानना है तो एचसीएफ के साथ ही मानना चाहिए, जो क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है, आपको होता है कि संख्या क्या होता है, ये व्हाट क्या होता है, मानना क्या होता है, माना कि एक्स माना, ये क्या होता है। सो हम आपको समझाते हैं कि गणित के प्रश्न में जो भी संख्या आपको ज्ञात करना हो, व्हाट के जगह पर चिन्ह देने के लिए या जिस संख्या को ज्ञात करना है उस संख्या को चिन्हित करने के लिए हम एक्स वाई जेड या कोई भी सिंबल, संख्यात्मक मान छोड़ के कोई भी सिंबल का हम प्रयोग करते हैं। ऐसा होता है मैथ के प्रश्न में। अगर आपको कहते हैं क्या कि मैथ के प्रश्न में कब एक्स माने, कब वाई माने, कब जेड माने, अगर एक संख्या कोई डिनोट करना है, कोई वाट के जगह पर कोई भी संख्या डिनोट करना है तो एक्स देके और उसको आदमी ये ध्यान में रखता है कि यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है वो हमको ज्ञात करना है। अब एलसीएम एचसीएफ में दो संख्या मानना हो तो एचसीएफ के साथ मानते हैं। एक संख्या मानना तो डायरेक्ट संख्या भी मान सकते हैं तो भी चलने वाला है। उसका फिर यही प्रतिशत में जब क्वेश्चन आता है तो संख्या माना कि x, संख्या माना कि 100, संख्या माना कि 100x। आगे हम और बात बताएंगे, पर अभी सिर्फ एलसीएम से पढ़ रहे हैं तो एलसीएम से संबंधित बात ही हम आपको बताते हैं। अगर एक संख्या मानना पड़े तो सीधे संख्या आप x मान सकते हैं। अगर दो संख्या मानना पड़े और प्रश्न में एचसीएफ दिया हो तो सदैव x के साथ ही सदैव एचसीएफ के साथ ही संख्या को मानते हैं। जैसे कि यदि प्रश्न में संख्या मानना पड़े तो हम हमेशा एचसीएफ के साथ मानते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि एचसीएफ सभी संख्या तथा एलसीएम का सबसे कॉमन बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा हमने कहा यदि एचसीएफ में यदि प्रश्न में एचसीएफ दिया गया हो और दोनों संख्या मानना पड़े तो हम दोनों संख्या को एचसीएफ के साथ मानते हैं। जैसे प्रश्न कैसे रह सकता है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 हो तथा एलसीएम 144 हो तो दोनों संख्या ज्ञात करें। हम क्या करेंगे, दोनों का दोनों संख्या हमको नहीं पता है। इस क्वेश्चन में कर सकता है दोनों संख्या ज्ञात करें, या आपको ये भी कर सकता है कि इसके कितने संभव जोड़ा हो सकते हैं, ये भी कर सकता है दोनों संख्या का योग क्या होगा, दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, वो बात। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 दिया हो और एलसीएम 144 हो तो दोनों संख्या ज्ञात करते हैं। हमने आपको बताया कि एलसीएम के प्रश्न में सदैव संख्या हम एलसीएम एचसीएफ के साथ मानते हैं। इसमें माना कि प्रथम संख्या 12a तथा दूसरा संख्या आपको 12b। एचसीएफ आपको दिया हुआ है वो है 12 और एलसीएम दिया हुआ है आपको 144। इसमें क्वेश्चन दोनों संख्या पूछ सकता है, दोनों संख्या का योग पूछ सकता है, दोनों संख्या का गुणनफल पूछ सकता है, बड़ी संख्या पूछ सकता है, छोटी संख्या पूछ सकता है, और कितने संभव जोड़ा हो सकते हैं, ये इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हमने एलसीएम एचसीएफ में एक ही फॉर्मूला, एक ही सूत्र लिखा है। सूत्र जो हमने सूत्र लिखा था कि पहली संख्या प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो प्रथम संख्या हमने माना है 12a, दूसरी संख्या हमने माना है 12b, एलसीएम एचसीएफ 144। अब देखिए एक 12 से ये एक 12 कटअप हो गया, फिर एक 12 से ये 12 कटअप हो गया, यानी कि अगर हम इधर लेते हैं तो a गुने b बराबर आ जाता है 12।
अब हम आपको नहीं बताया, नंबर सिस्टम का वीडियो हमने डाला नहीं, नंबर सिस्टम में बताते, अभी हम आपको बता देते हैं a गुने b 12। अब क्या होता है कि अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं? एक अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है, सह अभाज्य संख्या होता है। तीनों के बात बताते हैं कि तीनों होता क्या है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन में जब a गुने b बराबर 12 होता है, a गुने b 12 को हम कितने तरीका से लिख सकते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 1 और लिख सकते हैं 12 और दूसरा लिख सकते हैं 3 गुने लिख सकते हैं 4। आप बोलिएगा कि सर 6 गुने 2 भी तो लिख सकते हैं। हाँ, 6 गुने 2 12 तो जरूर होता है, पर 12 का प्राइम फैक्टर 6 गुने 2 नहीं होता है। क्या कि ये जो अपने में लिस्ट में इसमें कॉमन पार्ट निकल गया है, तो कॉमन की कोई बात ही नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि प्राइम फैक्टर उसे ही कहते हैं दो संख्या का ऐसा गुना, जो एक संख्या को ऐसे दो गुना में तोड़ना जिसका ऐसे एक प्राप्त हो। अब देखिए, इसका 2 गुना एक प्राप्त हुआ, इसको गुने एक प्राप्त हुआ। ये संख्या आपको हो सकता है दो प्रकार संख्या। अगर a का मान 1 लिए और b का मान 12 लिए तो संख्या आपको हो जाएगा 12 और 144। अगर हम a का मान 3 लिए और b का मान 4 लिए तो संख्या हो जाता है, इस कंडीशन में संख्या हो जाता है 12 के 36 और 12 48, यानी कि 36 48 का एचसीएफ 12 और एलसीएम 144 आएगा। अब 12 44 का भी एचसीएफ 12। और अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि इनमें से कितने समूह जोड़े हो सकते हैं, तो आप आराम से ही समूह जोड़ा 2 दे सकते थे। अब प्रश्न आता है कि 12 को फैक्टर के रूप में 6 2 क्यों नहीं तोड़े? प्राइम फैक्टर उसे ही कहते हैं एक संख्या को 2 ऐसे गुणजों में तोड़ना जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो, उसी को हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। उसके बाद देखिए 1 और 12 का और 4 और 3 का। अब आता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका 2 ही फैक्टर हो, ऐसी संख्या जिसका 2 ही फैक्टर हो, या वह संख्या जो एक और अपने आप से ही विभक्त होता हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसका अर्थ कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। एक संख्या को ऐसे 2 गुणजों में तोड़ना, एक संख्या को ऐसे 2 गुणजों में तोड़ना जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो, उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड अगर पूछे तो 4 गुणे 3 सबसे परफेक्ट है। अब कहेगा 1 गुणे 12, 1 और 12 से तो सब, यानी 1 से और खुद से तो सभी संख्या विभक्त होता है, इसलिए उसको प्राइम फैक्टर के रूप में गिनती कर सकते हैं। पर परफेक्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है? तो 4 गुणे 3 होता है। एक होता है सह अभाज्य जोड़ा। सह अभाज्य जोड़ा क्या होता है कि दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो। अब सह अभाज्य जोड़ा के बारे में हम बताते हैं कि सह अभाज्य जोड़ा होता क्या है। अब देखिए, हमने बताया अभाज्य संख्या कि ऐसी संख्या जिसका 2 ही फैक्टर हो, या वह संख्या जो एक अपने आप से कटता हो। अभाज्य गुणनखंड एक संख्या को 2 ऐसे गुणजों में तोड़ना जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो। और सह अभाज्य को प्राइम सह अभाज्य जोड़ा, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो। जो दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो, उसे सह अभाज्य जोड़ा कहते हैं। जब सह अभाज्य जोड़ा हो, जैसे 8 9 17 25, 8 9 का हम एचसीएफ निकालेंगे तो 1, 17 25 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1, यानी दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो, उसे सह अभाज्य कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। इसके लिए कभी आपको प्रश्न भी दे दिया जाएगा कि सह अभाज्य का एचसीएफ सदैव 1 होता है, तथा अगर उसका एलसीएम ज्ञात करने को कहे तो उसका गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है। एलसीएम एक और बात होता है कि एलसीएम में क्या होता है कि अगर 2 4 और 6, 4 6 का एलसीएम हम जानते हैं कि 4 6 का एलसीएम 12 होगा। 4 6 का एलसीएम 12, पर 4 6 का एलसीएम 12 के जगह पर आप मल्टीपल में भी ले ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 12 की जगह पर अगर आप 24 ले ले, 36 ले ले, 48 भी ले ले तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और गलत नहीं होगा। परंतु 12 की जगह पे इन दोनों से विभक्त होने वाला 18 है, 12 की जगह पे हम 18 ले ले या 18 ले ले, 26 ले ले, तो ये गलत हो जाना है 18 26, यानी कि जो इसका लिस्ट एलसीएम है उसके मल्टीपल में लिया जा सकता है, पर ऐसा एचसीएफ में नहीं होता है। एलसीएम में ऐसा किया जा सकता है, परंतु एचसीएफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब फ्रेंड्स हम कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन है वो 5-10 क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, जो कि नोट्स होता है, नोट्स से आपको याद दिलाते हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमने एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा क्या कि क्वेश्चन है क्या कि एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस कमरे के फर्श पर बराबर आकार की वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्ञात करें। तो आप सोचेगा कि क्षेत्रफल है, टाइल्स लगाना है, ये लंबाई चौड़ाई है, तो यानी कि ये क्वेश्चन होना चाहिए, वो होना चाहिए आपको एरिया का।
पर एरिया का तो फिर ये एलसीएम इसका क्या काम? हाँ, एरिया का क्वेश्चन हो, लंबाई चौड़ाई है, कमरा है, टाइल्स लगाना है, एरिया तो आता है, पर उसके साथ भी एरिया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी बिना एलसीएम का इसका सोल्यूशन हो नहीं सकता है। हम कमरा तो दे दिया, लंबा और चौड़ा है, लंबाई चौड़ाई दे दिया, पर इस कमरा में वर्गाकार टाइल्स लगेगा जो कि परफेक्ट टाइल्स लग जाए, कि ऐसे टाइल्स का माप लावे जो कि लंबाई में भी चौड़ाई में भी पूरा कमरा में परफेक्ट बैठ जाए, यानी लंबाई का भी कॉमन और चौड़ाई का भी कॉमन, यानी सबके लिए कॉमन हो, उसे हम HCF कहते हैं। जिस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये माना कि ये कमरा है, ये कमरा है, एक कमरा का लंबाई दे दिया है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। हम पहले क्या करते हैं कि कोई भी काम करते हैं मैथमेटिक्स में, अब याद रखिएगा गणित के प्रश्न में कोई भी काम करिए, जीवन का भी कोई काम, सब यूनिट से स्टार्ट होता है, यूनिट का बड़ी महत्व होता है, और एक जाति में काम किया जाता है, चाहे कुछ भी हो, जाति तो एक करना ही पड़ेगा, जाति एक नहीं कीजिए परेशानी आपको उत्पन्न होगा। अब यहाँ पे लंबाई या चौड़ाई है ना, जाति में गड़बड़ी है, जाति में क्या है मीटर और सेंटीमीटर, और मीटर और सेंटीमीटर आप जानते हो, मीटर और सेंटीमीटर का संबंध आगे हम पढ़ाएंगे कि बड़ा को छोटा कैसे बनाते हैं, छोटे यूनिट को बड़ा कैसे बनाते हैं, बड़े यूनिट को छोटे कैसे बनाते हैं। अभी तत्काल हम मीटर और सेंटीमीटर है, सबको क्या करते हैं कि याद रखिए कि छोटा बनाना बड़े आसान होता है। जब आप छोटा रहिएगा, छोटे में कन्वर्ट करिएगा तो आसान भी होता है, क्वेश्चन भी बनना आसान। अगर बड़े में कन्वर्ट कीजिएगा तो बड़ी परेशानी होता है। आदमी को गरीब बनना बड़ी आसान होता है, अमीर बनना पड़े तो सपना हो जाता है। तो इसलिए पहले हम क्या करते हैं कि इसको छोटा बना लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए अगर इसको हम सेंटीमीटर में डालते हैं तो सेंटीमीटर में डालने के लिए क्या करेंगे, इसको 902 सेमी हो जाएगा और ये 1517 सेमी हो जाएगा। अब कहेंगे तो एरिया का क्वेश्चन है, इसमें HCF का यूज हुआ कैसे? तो एक ऐसा टाइल्स लाना, वर्गाकार टाइल्स, यानी एक साइज का ऐसा टाइल्स लाना है कि इस पूरे कमरे में पूरा फिट बैठ जाए, इस कमरे में पूरा फिट बैठ जाए। तो कमरा का तो लंबा चौड़ा हमको पता है, पर ये टाइल्स किस माप का आएगा, उस माप के टाइल्स का तो पता नहीं है। तो इसके लिए लंबाई में भी कॉमन और चौड़ाई में भी कॉमन, तो कॉमन मतलब ही होता है HCF। तो आपने क्या करना है, आपको क्या करना है कि 1517 तथा 902 का HCF ज्ञात करेंगे। जब इसका HCF ज्ञात करेंगे तो आना है आपको 41 सेंटीमीटर। ये 41 सेंटीमीटर क्या हुआ कि यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो कॉमन मान है वो 41 होगा। ये 41 क्या होगा, टाइल्स की भुजा। हम जानते हैं कि कमरा है वो आयताकार है और जो टाइल्स इसमें लगाना है वर्गाकार होता है। अब टाइल्स की संख्या को निकालना है, टाइल्सों की संख्या निकालना है, तो कमरा का क्षेत्रफल, कमरा का क्षेत्रफल बट्टा टाइल्स का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि कमरा आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और टाइल्स का वर्गाकार होता है, टाइल्स का क्षेत्रफल वर्गाकार का वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो हमने इसको क्या करना है, इसमें हमको 1517 लिखना है और 902 लिखना है, और नीचे में 41 गुने 41, टाइल्स का तो माप है 41, वर्गाकार है तो दोनों बराबर होता है। जब इसको कट कीजिएगा, ये दोनों से कटना ही है क्योंकि इसका HCF है तो कटना ही है, काटिएगा तो 814, यानी आपका आंसर होगा 814 को उसमें टाइल्स चाहिए। यानी ये जो क्वेश्चन था, एक कमरा था 15 मीटर लंबा, 17 मीटर चौड़ा, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा था। इसमें इसके फर्श पे वर्गाकार जो टाइल्स लगाना है, जो बराबर आकार का टाइल्स जो कि वर्गाकार होना चाहिए, और उसकी संख्या कितना होगा तो 814 होगा। लेकिन दूसरे क्वेश्चन पे अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रश्न में दी गई संख्या रूप में ना देके अगर गुणनखंड के रूप में दे दे, गुणनखंड के रूप में, जैसे 2 के पावर 2, 3 के पावर 4, 5 के पावर 2 और 7 के पावर 3 दूसरा दे दे, ये संख्या है, इसको मल्टीपल करने में संख्या ही आ जाना है। ये 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 7 के पावर 2। अब इस प्रकार आपको एलसीएम और HCF ज्ञात करना का है, तो एलसीएम HCF ज्ञात करने के लिए एक नियम होता है। तो सबसे पहले कि आखिर ये है कैसे, ये बनता कैसे है, सो देखिए। अगर मान लेते हैं आपको संख्या दिया हुआ है, संख्या दे दिया आपको 128 दे दिया, 128 को आप फैक्टर रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 से करेंगे तो 64 करेंगे, 2 से करेंगे तो आपको 32 करेंगे, 2 से करेंगे तो 16 करेंगे, 2 से करेंगे तो ये आपको 8 करेंगे। 2 में आ गया, इसको छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं, दूसरा कोई संख्या ले लेते हैं 328 ले लेते हैं। 328 को अगर करते हैं 2 से
तो ये हो जाएगा 1 6 2 12 और 4। फिर 2 से ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपको 82। फिर 2 से ले लेते हैं, ये होगा 41। गलत नहीं किया, 8 9 16 25। अगर ऐसा है तो इसी को हम लिख सकते हैं 328 को हम लिख सकते हैं आपको 2 के पावर 1 तो 3, 2 के पावर 3 गुने 41। ये फैक्टर ग्रुप में ऐसे ही कोई संख्या आप लिखते हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दे दे और एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह दे तो क्या करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के लिए कहा दे तो उसके लिए हमने आपको पॉइंट लिख देते हैं कि एलसीएम एचसीएफ के लिए पॉइंट क्या हो। अब आइए, प्रश्न की संख्या गुणनखंड रूप में हो और एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने को कहे तो हम एलसीएम में सभी संख्या को तथा सबसे बड़ा घात लेते हैं, जबकि एचसीएफ में सभी में हो उसे और सबसे छोटा घात लेते हैं। ऐसा याद रखिएगा। अगर आप इस काम को एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहता है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए तो एलसीएम में करने के हमने कहा क्या है कि एलसीएम में सभी संख्या को तो 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे और 7, क्या सभी संख्या को ले लिए, सभी आधार को ले लिए और सबसे बड़ा घात का तो 2 के बड़ा घात है 3, 3 के बड़ा घात है 4, 5 का बड़ा घात है 2 और 7 का बड़ा घात है 3। ये एलसीएम कैंसिल हो गया, यानी सभी को बड़ा घात वाला। जबकि एचसीएफ में अगर इसी का एचसीएफ ज्ञात करना होता तो सभी में हो तो 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 नहीं है और 7 दोनों में है और छोटा घात 2 का छोटा घात है 2, 3 का छोटा घात है 1, 7 का छोटा घात है 2। यानी कि ये एलसीएम है। एलसीएम में टोटल को ले लेना है और सबसे बड़े घात को लिखना है। एचसीएफ में जो सभी में अवेलेबल हो आधार, जो आधार सभी में अवेलेबल हो उसे ही लेते हैं और सबसे छोटा घात को चढ़ाते हैं। ये क्या होता है इसके लिए, a की पावर n है, इसको कहते हैं घातांक, जिसमें a होता है आधार और n होता है घात। हम आगे भी घात करनी पढ़ेंगे और चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में बताना है। अब ये क्वेश्चन इस तरीके का 2 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने बोर्ड पे लिखा, ये बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 639, 712 और 1525 में भाग देने पर क्रमशः 10, 9 और 8 शेष बचे। क्वेश्चन वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, यानी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, यानी एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 639, 712 और 1525 में भाग देने पर क्रमशः 10, 9 और 8 शेष बचे। हम इससे संबंधित एक पॉइंट आपको लिखाया। पॉइंट था क्या कि प्रश्न में अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कहा जाए तो भाजक और शेषफल के कॉमन अंतर को भाजक और शेषफल के कॉमन अंतर को हम एलसीएम से घटाते हैं। और यहाँ क्या कहते हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, इतना भाग देता है शेषफल, पर भी इसमें ये नियम यूज नहीं हो रहा है। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या का आता है तो बड़ी से बड़ी संख्या में और शेषफल बचने की बात कहा जाए तो इस प्रकार के कंडीशन में क्या होता है कि एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ में जोड़ घटाव का काम पहले करते हैं और शेषफल को घटाते हैं। इसलिए इसमें सिंपल से क्या करना है कि हमको 639 में से 10, 712 में से 9 और 1525 में से 8 घटाना है और प्राप्त संख्या का एचसीएफ निकाल देना है। यानी कि 712 में से आपको 10 घटाना है, 639 में से 10, 712 में से आपको 9 और 1525 में से आपको 8 घटाना है और जो भी यहाँ पे घट के आता है इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। हमने कहा है कि यदि प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहे तो हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ में जोड़ घटाव का काम पहले करते हैं और शेषफल को घटाते हैं। शेषफल घटाइए और एचसीएफ निकाल दीजिए। तो आप कहेंगे कि सर आपने वो जो पॉइंट लिखाया कि अगर प्रश्न में अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कही जाए तो भाजक और शेषफल के कॉमन अंतर को एलसीएम से घटाते हैं। अब वो क्वेश्चन भी हम नोट करते हैं। अब देखिए दोस्तों कि हमने बताया कि अगर प्रश्न अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कही जाए तो हमने ये बता दिया था कि ए बी सी और डी अगर है तो इसको कहते हैं भाजक, जिससे भाग दिया जाता है, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, ये होता है शेष। हमने प्रश्न लिखा है कि अगर प्रश्न अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कहा जाए तो भागफल और शेषफल के अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल कहा जाए तो भाजक और शेषफल के कॉमन अंतर को हम एलसीएम से घटाते हैं। अब ये क्वेश्चन अंतर क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे वो संख्या ज्ञात करे जिसे 35, 45 और 55 से भाग देने पर, जिससे भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक। भाग देने पर क्रमशः 17, 27 और 37 शेष बचे। इस क्वेश्चन में था
कि वह से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें 639, 712 और 1525 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9 और 8 बजे, 10, 9 और 8 बजे। दोनों क्वेश्चन में बहुत सारा अंतर है। इसमें क्या होता है कि ये और ये यानी 639, 712 और 1525 इसमें भाज्य है, भाज्य। इसमें भाग देने पर और इससे भाग देने पर, इसमें भाग देने पर यानी कि ये विभक्त होने वाला है और ये विभक्त करने वाला है। ये भाज्य है, ये तीनों है वो भाज्य देने पर शेष बचता है, ये तीनों है वो भाजक है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या हो तो सिंपल सा है, उसमें शेषफल को घटा देना है और बच्चे को एलसीएम निकाल देना है। पर एलसीएम हो, छोटी छोटी संख्या हो और भाजक और शेषफल हो तो भाजक शेषफल के कॉमन आंसर में से एलसीएम से घटाना। बड़ी छोटा सा ये इस दोनों में अंतर है, यहीं पे आदमी फंस जाता है, परेशान हो जाता है। अगर आप 35 में से 17 घटाइए, 45 में से 27 घटाइए और 55 में से आप 37 घटाइए तो आप पाइएगा कि आपका 18 है कॉमन आंसर। हम इसके लिए पॉइंट दिखाया कि अगर प्रश्न अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कहा जाए तो भाजक शेषफल के कॉमन अंतर को हम एलसीएम में से घटाते हैं। एलसीएम में तो छोटी छोटी संख्या, फिर एलसीएम। अब यहाँ पे कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है तो एलसीएम तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो एचसीएफ है। और ये 639, 712 और 1525 क्या आपको ये भाजक लगता है? नहीं, वो भाज्य है और बड़ी से बड़ी संख्या है, इसलिए दोनों कॉमन अंतर को ध्यान रखिएगा। अब आपको करना क्या होगा इस क्वेश्चन में, 35 है, 45 है और 55 का आपने एलसीएम निकालना है। जो भी एलसीएम आपको प्राप्त हो उसमें से 18 घटाइए, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। देखिए क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 4, 8, 12 से विभक्त हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 4, 8, 12 तीनों से विभक्त हो। तो हमने बताया कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या का है तो एचसीएफ, छोटी छोटी संख्या का है तो एलसीएम। पर अगर अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या का है तो हम इस प्रकार के प्रश्न में एलसीएम ही ज्ञात करते हैं। अगर हमें लगता है कि बोर्ड पे आप लोग को यहाँ पे कुछ चमकता हुआ प्रतीत होता होगा और यह दिखता नहीं होगा, अच्छा उसका कोई उपाय करते हैं कि आखिर चमक कैसे दूर हो। 1 मिनट वेट कीजिए। अब संभवतः वो लाइट चमकना बंद हो गया होगा, कहीं कि बिना लाइट का काम चलेगा नहीं, वो लाइट का फॉक्स मारता है इसलिए चमकता है। चलिए कोशिश करते हैं। तो हमने कहा कि अगर प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें तो एचसीएफ, छोटी छोटी का है तो एलसीएम। अगर अंकों की बड़ी से बड़ी हो या छोटी छोटी का है तो भी हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। यहाँ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें कि 4, 8, 12 से व्यक्त हो जाए, या ऐसा भी रहता कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 8, 12 से व्यक्त। दोनों क्वेश्चन हम बता देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 4, 8 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो मेरे हिसाब से 24 होना चाहिए, 24 हो जाना चाहिए। अब बड़ी संख्या ज्ञात करें तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता है 4, 9। अब इसको 24 से भाग देते, ये आता है शेषफल x। अगर यहीं पर क्वेश्चन 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या का था 1, 2, 3 और इसको हमने 24 से भाग देते और यहाँ पे आ जाता है। अब देखिए क्या होता है, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या में अगर एक भी ऐड हो जाए तो वो 4 अंकों से 5 अंकों का बन जाएगा और उसमें एक भी संख्या कम हो जाए तो 4 अंकों से 3 अंकों हो जाएगा। यानी इसमें हमको जोड़ना है, इसमें हमको घटाना है। इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या में क्या कीजिए, 9, 9, 9 में से सिर्फ x घटा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। परंतु छोटी छोटी संख्या में हमको जोड़ना है, इसलिए 1, 2, 3 में से छोटी छोटी संख्या में भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं, जबकि बड़ी से बड़ी संख्या में सिर्फ हम शेषफल को घटाते हैं, वही आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका जो आएगा ये आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ऐसे तो और सारा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। 15 से 20 क्वेश्चन बड़ी इंपोर्टेंट है जो हर एग्जामिनेशन में आते हैं, कॉमन है। कोशिश करते हैं कि हम अगला पार्ट 6 भी थे और उसमें कुछ क्वेश्चन को हम जिक्र करें, अच्छे से क्वेश्चन को हम बता दें। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम नहीं बता पाए, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप लोग को साउंड की प्रॉब्लम है, शिकायत हमको आता है कमेंट में कि साउंड प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को डाउनलोड कीजिए और उसी ब्राउजर पे आप जाइएगा, वीडियो का स्पीड को थोड़ा हाई कर लीजिएगा, 110 पे कर लीजिएगा। और अगर उसके साउंड में जो इक्वलाइजर होता है, इको होता है या साउंड को जो चेंज करने वाला होता है, उसमें जाके और बास को और ट्रेबल को कम करके भी आपका साउंड फ्रेश आएगा। हेडफोन में सुनिएगा और आपको फ्रेश देगा। अभी लॉकडाउन के कारण मेरे पास बहुत सारा सुविधा है नहीं, इस कारण ऐसा ही वीडियो है, इसमें बहुत सारा सुधार साउंड में या वीडियो क्वालिटी में नहीं किया जा सकता है। अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो कुछ हम यंत्र को परचेस करते हैं तो फिर हम सुधार कर सकते हैं। अभी इतना भी
संतुष्ट करना पड़ेगा। सॉरी।